कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। और इस वक्त जो खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, आप भी सब प्लीज मंच पर आए। भारत 24 आपका स्वागत करता है। नेशनल स्पोक पर्सन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, मेंबर ऑफ बीजेपी, नेशनल एक्सकॉम एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा इस वक्त हमारे बीच यहां पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत करते हैं हम आपका भारत 24 के इस खास कार्यक्रम में। आज इस मंच से हम बात कर रहे हैं विकसित भारत के बारे में, जहां पर सिर्फ चर्चा नेतृत्व की नहीं, नीति और नेशन की भी होगी। और ये चर्चा ही सिर्फ एक चर्चा नहीं, बल्कि ये चर्चा इतिहास का हिस्सा होती है जो भारत को आगे बढ़ा रही है। और इस मंच पर जो खास लोग हमारे बीच यहां पर मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करने वाले हैं उनके अगले विजन को लेकर। आज का भारत ये समझता है कि एनर्जी, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन एनवायरमेंट के साथ समझौता कतई ही नहीं हो सकता। गांव हो या शहर हो, पशुपालन हो या माइनिंग हो, सप्लाई हो या सस्टेनेबिलिटी हो, हर एक सेक्टर के लिए गोल होता है। सब प्लीज आप मंच पर ही रहें। और अब मैं अपनी सहयोगी प्रीति को मंच पर बुलाना चाहूंगी, जो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी। और यहां पर चर्चा होगी नए भारत को लेकर, जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, जो योगदान तमाम ये खास चेहरे इस नए भारत में दे रहे हैं, उन सभी से हम इस मंच के जरिए डिस्कशन करेंगे। ओवर टू यू प्रीति। थैंक यू सो मच आकांक्षा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 के इस खास कॉन्क्लेव में। थैंक यू वेरी मच सर, जब आपकी बात होती है तो सबसे पहले आपकी जो गहरी जमीनी समझ है उसको लेकर कहा जाता है कि आपकी एक अलग पहचान है। आपकी जो रणनीतिक सोच है उसकी हर तरफ तारीफ होती है। और जाहिर सी बात है, राज्यसभा मेंबर आप रहे हैं, आप बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, तो ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां सर के लिए हो जाए, क्योंकि ऐसे मुद्दे हैं जिन पर देश में राजनीति हो रही है, विपक्ष कई आरोप लगा रहा है। और शुरुआत करते हुए सर, एसआईआर को लेकर ही मैं बात करूंगी। एसआईआर को लेकर हम देखते हैं कि विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी की जा रही है। बंगाल की बात करूं तो जो आंकड़े सामने आए हैं, 58 लाख वोट कटे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के आसपास यह आंकड़ा था। सर, क्या सचमुच जो वोट चोरी का आरोप विपक्ष लगा रहा है उसमें कुछ दम है, या फिर एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है? और यह भी कहा जा रहा है कि एक जो विशेष समुदाय है उसको टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये पहली बार तो एक्सरसाइज हो नहीं रहा है, इससे पहले भी एक्सरसाइज हुआ और कई बार हुआ है। पहली बार 1951 में हुआ था एक्सरसाइज, और 8 बार हो चुका। और ये उससे पहले भी इस तरह के एक्सरसाइज हुए, लेकिन कभी किसी ने इस तरह के मुद्दे नहीं उठाए। जाहिर है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मुद्दा उठाती है तो उसको ऐसा लगता है कि उसको कुछ नुकसान हो रहा है। एसआईआर, मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक एक्सरसाइज है जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव है। ऐसे लोगों को लिस्ट से बाहर करना। बेसिकली फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि इसको शुद्धिकरण चाहिए, जो वोटर लिस्ट है उसको शुद्धिकरण चाहिए। उसमें वही वोटर हो जो बोनाफाइड रेसिडेंट्स एंड नेशनल्स ऑफ इंडिया हैं, उनकी नेशनलिटी हो और वो बोनाफाइड रेसिडेंट हो, इसलिए उनको ही इजाजत है वोट देने का। लेकिन अगर ऐसे कई लोग हैं जो कि देश की नेशनलिटी थी उनकी, लेकिन आज नहीं है, वो हमारे बीच मृत्यु हो गई है, तो उनके लिस्ट से नाम जाना चाहिए। अभी तक कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम आज तक था, बट एसआईआर एक्सरसाइज के बाद वो नाम हट जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि देखिए, छोटे शहर में रहते हैं। अब विकसित भारत का जैसे हमारा जो मिशन है, तो ऐसा होगा शायद उस वक्त 2047 में ऐसा नहीं हो कि लोग माइग्रेट करें एक सिटी से दूसरी सिटी, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए कई छोटे शहर से बड़े शहर में आते हैं लोग। कई यूपी से दिल्ली आ जाते हैं, बिहार से दिल्ली आ जाते हैं, बिहार से मुंबई चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, या ऐसे कई एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाते हैं। तो माइग्रेशन जो होता है तो उनका वोट्स भी जो है कहीं और फिर वो इन्वॉल्व हो जाता है। अब वो एक जगह यहां पर भी वोट है, डुप्लीकेशन वोट कहीं और भी है, तो वो वोटर लिस्ट से निकालना जरूरी है। इसलिए हम इस एक्सरसाइज के, एसआईआर के जो एक्सरसाइज है उससे वो वोटर लिस्ट से वो भी बाहर हो जाते हैं। तीसरे वैसे लोग जो देश के नागरिक ही नहीं थे कभी, लेकिन किसी तरह से आधार बनवा लिया, किसी तरह से गलत तरीके से आपने पैन कार्ड बनवा लिया, तो लेकिन पहचान पत्र, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ऐसे लोग की भी पहचान होती है कि जो देश के नागरिक नहीं है लेकिन देश में नागरिक बन के रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी निकालना जरूरी है। और इसीलिए एसआईआर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है कि वोटर लिस्ट वह बिल्कुल उसकी साफ सुथरी हो,
सही लोग वोटर लिस्ट में हो, जो देश के नागरिक हैं और उन्हीं को जिनको अधिकार है वही वोटर लिस्ट में हो, इसलिए एक्सरसाइज जरूरी है। लेकिन ऑपोजिशन जानती है इस बात को कि कई फर्जी वोटर्स उनके हैं, और वो फर्जी वोटर्स जो अचानक निकल जाएंगे तो इनकी हालत और खस्ता हो जाएगी। जैसे देखिए बिहार का एग्जाम्पल देख लेकिन लीजिए। सर विपक्ष ये भी कह रहा है कि अगर आप कह रहे हैं कि देश के नागरिक नहीं हैं, ये घुसपैठिए हैं, तो फिर ये इतने घुसपैठिए कैसे आ गए? और क्या आप लोगों के पास कोई एग्जैक्ट नंबर है? आप देखिए ना, एग्जैक्ट नंबर तो ये एक्सरसाइज के बाद ही पता चलेगा, इसलिए कि इसमें जो है एक्सरसाइज आप ऐसे समझिए, एसआईआर एक्सरसाइज के बाद आपको डिटेक्ट किया जाता है, डिटेक्शन होता है बस। डिपोर्टेशन जब होगा वो एक इसकी प्रक्रिया अलग है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी सूची को सौंप देगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। होम अफेयर्स इस पे काम करेगा, जो डिटेक्टेड लोग हैं वो उसको डिपोर्ट करने का काम करेगी। लेकिन ऑपोजिशन में देखिए, जो आप कह रहे हैं कि कितने लोग हैं, वो तो एक्सरसाइज के बाद पता चलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि ऑपोजिशन में इतना पहली बार हमने देखा है कि इस तरह के बातें कर रहे हैं, चाहे उनके वोटर्स हो नहीं हो, लेकिन जो उनको डर है वो उनको डर सता रहा है। एक छोटे से एग्जांपल देते हैं। पूरे देश का बॉर्डर जो है, जो सटा हुआ है अपने नॉर्थ ईस्ट में, बांग्लादेश से सटा हुआ बॉर्डर, उसमें सिर्फ बंगाल ऐसा 550 किलोमीटर है जिसके बॉर्डर अभी तक जो सील नहीं हुए, बाकी सारे जगह सील हुए हैं। और ये सारे जो है बंगाल से आते हैं। और ममता बनर्जी इसीलिए एसआईआर का इतना अपोजिशन कर रही है, इसलिए कि वहां पर 58 लाख लोग का लिस्ट आया है, नाम जिनके नहीं दे पाए हैं डॉक्यूमेंट। इससे समझ में आता है कि वो लोग कहीं ना कहीं से आए थे। और उसका दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जो भीड़ जो देखिए आपने बॉर्डर पे, जो भागने वालों की, उससे भी समझ में आता है कि उनको डिटेक्ट हो जाएंगे और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। और वहां से बांग्लादेश नहीं ले रही, यहां से वो जाने के लिए बेचैन है। तो ये सब सारे नजारे इस बात को दर्शाते हैं कि एसआईआर एक्सरसाइज जरूरी था, जरूरी है, और देश में ऐसे शुद्धिकरण जो है वोटर लिस्ट की जरूरी है। और ये प्रोसेस चल भी रहा है सर, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र में किस तरीके से हंगामा हो रहा है ये हम सभी देख रहे हैं। कई सवाल देशवासियों के जहन में आते हैं कि भाई ऐसे कैसे संसद चलेगी, हमारे पैसे से ये संसद चलता है, हम टैक्स देते हैं। सर, मनरेगा को वीबीजी रामजी करने का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी एनडीए लेकर आई है। सर, विपक्ष तो हंगामा कर ही रहा है, लेकिन सवाल यह है कि नाम क्यों बदला जा रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप गांधी जी की विरासत को खत्म कर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है। देखिए, गांधी जी की विरासत को देश का कोई इंसान खत्म नहीं कर सकता। ये तो उनकी सोच है कि पहले मनरेगा का, पहले बताइए क्या नाम था, 84 में क्या था? ये गारंटी स्कीम थी, जॉब की गारंटी स्कीम थी। मनरेगा का पर्पस जो था वो पर्पस खत्म हो गया, इसलिए कि वो जिस तरह से चल रहा है उसमें करप्शन बहुत हो रहा है। आप देखिए, वेस्ट बंगाल के 19 डिस्ट्रिक्ट को इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसमें पता चला सारा पैसा जो है वो उनके पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव खा रहे थे, उनके अकाउंट में जा रहा था। मुखिया जो है उसके पास पैसे जा रहे थे, सरपंच है उसके पास पैसे जा रहे थे। और ये कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से इसको स्कीम को बनाया था कि ताकि इनके ही वर्कर्स को इसका बेनिफिट हो। आपको ये भी पता हो कि जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू हुआ तो कई करोड़ लोग जो आज तक पैदा ही नहीं हुए वो भी उसमें लिस्ट में नाम था। तो इससे समझ में आता है कांग्रेस इसको करप्शन करने के लिए स्कीम जारी की थी। जो मकसद था कि रूरल एरियाज में, जो ग्रामीण एरिया में आप जॉब क्रिएशन करेंगे, वो पूरे तौर से मुकम्मल तौर से नहीं हो पा रहा था। इसलिए ये नई स्कीम आई है और इस स्कीम में जो है उसका सही मकसद जो है, सबसे बड़ा मकसद है कि आपको ग्रामीण इलाकों को मजबूत करना है, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग करना है, जॉब क्रिएशन के साथ साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। अभी क्या है कि आप मनरेगा में थे कि आप जमीन कोड़ दिया तो आप उतना मैन आवर्स आपको जो है उसको भत्ता मिल जाएगा। लेकिन अब जो है सोच बदल गई है, हमें अपने ग्रामीण इलाकों को मजबूत करना, सड़कें बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है फोकस है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। तो ये हमने पहले मॉडिफाइड मनरेगा किया था और अब नई स्कीम लेकर आए। इससे जो है जो ग्रामीण इलाके हैं वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, माइग्रेशन नहीं होगा। आप 2047 तक देखिएगा कि एक जो इसका विजन 2047 से है कि 2047 में जब विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत का जो सोचने का तरीका है और जो हमने सोचा है, लक्ष्य जो तैयार किया है, उसमें यही तो है
कि अपने इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ अपने इलाके में, ताकि लोगों को माइग्रेट करके एक दूसरे शहर से एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाना पड़े। तो ये उस मिशन से लाइंड है, ना कि इसके नाम बदलने का कोई कोशिश है। अच्छा, नाम बदलने की कोई कोशिश नहीं है, ठीक है। 100 दिन से अब रोजगार 125 दिन मिलेगा। सर, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं क्योंकि अब जो आपने नाम तो बदला ही है, लेकिन इसके साथ ही 40% जो स्टेट है उसको बजट देना पड़ेगा। क्यों? केंद्र क्या ये बजट नहीं दे सकता, और ये फिर क्यों किया जा रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि पहले था 100% सरकार का था, और लेकिन अब ऐसा है कि जो इकोनॉमिकली वीक स्टेट्स है या जो जिसमें ज्यादा जरूरत है, वो उसमें जो है 90% सरकार देगी, लेकिन जो डेवलप्ड स्टेट है उसमें, या जो आप कहिए कि जो बॉर्डर से लगे हुए हैं इलाके हैं, उन पे जो है 90% जो है सरकार देगी, और जो बड़े स्टेट्स है उसमें 60% सरकार देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये अगर आप जो है जब जो साथ चलने वाला जो काम होता है उसमें जो अकाउंटेबिलिटी भी होती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, और फिर उसमें जो मिशन मोड में जब स्टेट भी रहता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा होता है। तो मेरे ख्याल से पूरे जो मॉनिटरिंग होगी, अनलाइक मनरेगा जिसमें मॉनिटरिंग नहीं होती थी, इस पूरे स्कीम में मॉनिटरिंग होगी, और मॉनिटरिंग की वजह से इसमें जो है अगर साझेदारी रही, आपकी भागीदारी रही आपके स्टेट की और सेंटर की, और दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो इम्प्लीमेंटेशन सही होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, और उसका जो बेनिफिट जो है, बेनिफिशियरी जो है, जो ग्रामीण जनता होगी, और इसी मिशन मोड से इसको किया गया है। ठीक है। और सर, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि अगर इस मिशन के साथ नाम भी बदला गया है जैसे कि विपक्ष कह रहा है, लेकिन आप इसको नई स्कीम के तौर पर मिलना चाहिए ग्रामीण इलाकों में। बिल्कुल, मैंने कहा कि 2047 में जो स्कीम का जो पेशकश जिस तरह से की गई है कि इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए हमारा ग्रामीण क्षेत्र कि उस जॉब क्रिएशन वहीं हो, वहां पर जो सड़कें और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो कि उन्हें कोई हर तरह की सुविधाएं वहीं हो, और ये सारी चीजें हो सकती है जब फोकस अप्रोच हो और आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर हो कि हमें क्या अचीव करना है, और इसमें अगर भागीदारी स्टेट की भी हो, सेंटर की भी हो, और उसकी अकाउंटेबिलिटी दोनों पे हो, और मॉनिटरिंग जो है एजेंसी करती रहे, तो इसका प्रोडक्टिव अप्रोच होगा और जिसका आउटकम भी बहुत अच्छा होगा। सर, संचार साथी आपको लेकर भी मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि पहले ये कहा था कि प्री इंस्टॉल रहेगा फोन में संचार साथी ऐप, विपक्ष ने हंगामा किया, तो क्या इसीलिए सरकार बैकफुट पे आई या फिर कोई और कारण? अरे ऐसा नहीं, बैकफुट पे कोई सरकार, देखिए एक बात बताते हैं, मोदी सरकार बैकफुट पे आती नहीं है। मोदी सरकार मिशन मोड में है। मोदी सरकार देश को एक विकसित भारत बनाना चाहती है। हम न किसी से दबते हैं, न किसी को दबाने की कोशिश करते हैं। हम देश में एक मिशन मोड में चलते हैं कि देश को आगे बढ़ाना है। आज पूरी दुनिया अपने को जिस नजरिए से देखती है वो नजरिया ही बदल गया है देश में। इसकी वजह है कि ऐसी लीडरशिप है जो देश को मजबूत जो है जो विदेशी पटल पे रखती है। अब ये लोगों के लिए बेनिफिट्स के लिए था, लेकिन अगर लोगों को ऐसा है कि भाई प्री इंस्टॉल ना हो तो भी सही है, आप अपने आप इंस्टॉल कर लीजिए, इसके बेनिफिट्स आपके सामने है। आप कई बार ऐसा होता है फोन चोरी हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप कहीं छोड़ जाते हैं। अब इससे जो है ट्रैक भी हो जाएगा, ट्रेस भी हो जाएगा। तो ये सिटीजन बेनिफिट्स के लिए था, इसको कोई मॉनिटरिंग के लिए या आपको देख रहा है इस फोन से, ऐसा नहीं था। सिटीजन बेनिफिट्स के लिए था, सिटीजन के कन्वीनियंस के लिए था। अब सिटीजन को ऑप्शन है कि खुद से कर ले, प्री इंस्टॉल नहीं चाहिए तो खुद से कर लीजिए। वैसे प्री इंस्टॉल आप देखिए कितने सारे ऐप्स आते हैं, आप गूगल के कितने सारे ऐप्स आते हैं, प्री इंस्टॉल ही तो आते हैं। जस्ट बिकॉज सरकार कर रही थी तो आपको दिक्कत है, लेकिन फोन में ऐसे आईफोन में लीजिए हजारों प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं, आपको उनसे दिक्कत नहीं। लेकिन आपको भारत सरकार कर रही है तो अपोजिशन को कुछ ना कुछ नुक्स निकालना है, तो ठीक है। जनता के लिए कर रहे थे, जनता के विश्वास पे जनता के लिए छोड़ दिया है। जनता अपने उसको ऐप डाउनलोड करेगी, बेनिफिट देखेगी, ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्शन बढ़ेगा उसमें। वैसे ये बात सच है, क्योंकि मेरा फोन जब खुद चोरी हुआ था तो मुझे ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ी थी। हालांकि आईफोन में नहीं था, एंड्रॉइड के जरिए हम पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये आपने एकदम सही भी कहा। और उस वक्त संचार साथी ऐप के जरिए फोन कहाँ है, उसका मिसयूज ना, ब्लॉक के, ये सारी सुविधाएं उसमें थी। अच्छा सर, क्योंकि हम बात दिल्ली की कर रहे हैं और अब दिल्ली में भी बैठे हुए हैं, वैसे तो कई मुद्दे हैं, लेकिन इस वक्त एक और मुद्दा जो बहुत ज्यादा गर्माया हुआ है वो है पोल्यूशन।
दिल्ली एनसीआर के लोग क्यों ये जहरीली हवा में सांसते हैं? कहा जा रहा है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके बच्चों के लिए इतना ज्यादा खतरनाक है, करीब पहाड़ों पर चले जाए। तो ये जो स्वच्छ हवा है, साफ हवा है, ये कब मिलेगी दिल्ली के लोगों को? क्या सरकार का प्लान है इसको लेकर? देखिए, सरकार इस दिशा में काम कर रही है, ये बात सही है। मैं इसको बड़ी संजीदगी से एक्सेप्ट करूंगा कि भाई दिल्ली की हवा में पोल्यूशन है और ये सबको इसकी जानकारी है, लेकिन इस दिशा में कभी जिस सिंसियरिटी के साथ काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। अब हमारी सरकार कर रही है, लेकिन एक दिन में ये जो है बदल नहीं जाते हैं हालात। जाहिर है कंसिस्टेंट अप्रोच रहेगा और जो हमारा जो मिशन है कि बिल्कुल दिल्ली की जनता को साफ सुथरी हवा में सांस लेने का अधिकार है और मिलना चाहिए, उस दिशा में हम काम करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी। लेकिन सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ही इस तरह के हालात हैं। उत्तर भारत की मैं बात करूं, हरियाणा की मैं बात करूं, यूपी की हम बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है, यानी कि पूरे उत्तर भारत को जरूरत है कि एक्शन नहीं। देखिए, इसके कुछ टेक्निकल कारण है, मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता। इसको टेक्नोक्रेट्स बोले तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसकी जो मजबूरियां भी है सरकार के साथ, मैं उसके बारे में यहाँ पर नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ मजबूरियां भी हैं। जिस तरह से जो डेवलपमेंट हुआ है ना पूरे एनसीआर का, उसकी वजह से भी कुछ इस पे जो है बाधाएं आती हैं, लेकिन उस दिशा में काम हो रहा है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में दिल्ली की जनता को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ, कंस्ट्रेंट्स के साथ भी हम इसका समाधान निकालेंगे और दिल्ली की जनता बिल्कुल साफ हवा में सांस लेगी, ये पूरा विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। ये मान लूं कि आने वाले समय में मैं भी स्वच्छ हवा ले पाऊंगी या मेरे आने वाली आगे पीढ़ी स्वच्छ हवा में सांस लेगी? बिल्कुल इसको पूरे तौर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को साफ हवाओं में सांस लेने का अधिकार है और उनको मिलना ही चाहिए और मिलेगा ही। भाई इस बात पे तो ताली होनी चाहिए क्योंकि हम सब इसके हकदार हैं और हर कोई ये कहता है कि स्वच्छ हवा तो हम सबको चाहिए। अब देखते हैं कब सरकार की ये पहल जो है रंग लाती है। अच्छा सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस की रैली में ऐसा हो जाता है या कहीं पर कांग्रेस कहती है कि भाई हमारे किसी बड़े नेता ने नहीं दिया इस तरह का स्टेटमेंट, कोई भी पीछे से आया कुछ बोल के चला गया, आप लोग मुद्दा बना देते हैं, संसद में इस तरीके से हंगामा होता है। देखिए, ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है और देश के हर अपोजिशन पार्टीज को उसको समझना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में खास बात देखी गई, कुछ उनके लीडर्स खुद अगर सामने नहीं बोलते हैं तो किसी लोगों से बुलवाते हैं, लेकिन जितनी भी गालियां देते हैं हम उनको लोगों के तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है और उससे उनको ही नुकसान होता है। देश की जनता समझती है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश के लिए पूरे तौर से समर्पित होकर देश को आगे बढ़ा रहा है, उसके लिए अगर आप गालियां बरछाएंगे तो नुकसान आपको होगा, ना कि हमें होगा। और जनता ने इस बात को बार बार दर्शाया। बिहार में गाली दिया, जनता ने पूरे बहुमत से हमें सरकार बनाने का मौका दिया। जहां जहां उन्होंने इस तरह की कोशिश की, जनता ने उनको नकार दिया है और मुझे लगता है कि कभी भी इस तरह की कोशिश नहीं होनी चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। इसलिए कि प्रधानमंत्री की जो पद है उसका सम्मान करना देश के हर व्यक्ति का कर्तव्य है, फर्ज है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को समझने से कहीं ना कहीं गुरेज करती है। पर सर वो यही तो कह रहे हैं कि भीड़ आती है बहुत ज्यादा, आप किस किस को रोक लोगे? अगर हमने इस तरह का स्टेटमेंट दिया हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। भाई हमारे भीड़ से तो कोई नहीं गाली देता है सर। सोनिया गांधी को मंच पे अगर किसी को आप बैठाते हैं तो देखते तो है कि मंच पे कौन बैठा है, लेकिन ये सब प्लान वे में स्ट्रेटेजिक जो तरीका है उनका स्ट्रेटेजी रहती है और वो बैकफायर, इस तरह के स्टंट जो है अक्सर बैकफायर करते हैं और कांग्रेस के लिए तो हर बार बैकफायर ही किए हैं। ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट कहीं ना कहीं बैकफायर करते हैं और उसका नुकसान उठाना पड़ता है कांग्रेस को। वो हम देख भी रहे हैं किस तरीके से सीटें कम हुई हैं। सर बस्तर में हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं वहां पर, किस तरीके से ओलंपिक के समापन समारोह पर वो शिरकत करते हैं। उनका स्टेटमेंट भी आता है कि हम कहीं ना कहीं जो विकसित आदिवासी क्षेत्र बनाएंगे बस्तर को, और वहां पर लगातार काम किए जा रहे हैं। अब विपक्ष इस पर भी विरोध कर रहा है, क्यों? अब देखिए ना, रेड कॉरिडोर लोग कहते थे, पूरी दुनिया कहती थी नक्सल के बारे में। नक्सलिज्म के शिकार खुद कांग्रेस भी हुए हैं, उन्होंने बढ़ाया भी और कुछ शिकार भी हुए। शुक्ला उनके बहुत बड़े लीडर थे, उनको भी मारा गया था 2013 में। हमने पूरे तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस बात का बिल्कुल कमिटेड फैसला लिया था कि हमें
टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और नक्सलिज्म को बिल्कुल जमीन से उखाड़ के फेंकना है। हम दोनों इस दिशा में काम कर रहे हैं। अब देखिए, जो 111 डिस्ट्रिक्ट में होते थे नक्सल डिस्ट्रिक्ट, जो आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट थे, अब सिमट के बिल्कुल कुछ डिस्ट्रिक्ट में है, और वो भी मार्च तक मेरे ख्याल से जिस तरह से सरेंडर किया जा रहा है नक्सलाइट्स के द्वारा, मुझे लगता है कि मार्च तक ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये नक्सल फ्री इंडिया होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो कांग्रेस की देन थी। ऐसे अपराध किए कांग्रेस ने, उस अपराध को हमने कहीं ना कहीं ठीक करने का काम किया है। उसी तरह से जैसे टेररिज्म को हम देश से खत्म कर रहे हैं और दुनिया से खत्म करने की जो कोशिश आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, उससे भी पूरे दुनिया में इस बात को गुहार लगा है कि टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस, इंडिया का जो व्यू है जीरो टॉलरेंस का है। और ये बात जो है अब दुनिया भी कहने लगी है, और उसका बहुत बड़ा जो है श्रेय जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है कि सिर्फ अपने बारे में नहीं, दुनिया में कहीं भी अगर टेररिज्म हो रहा तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, और दुनिया के ग्लोबल प्लेटफॉर्म से हर जगह से आवाज उठाते हैं। तो आज वो एक ऐसे सोच बन गई है कि हर देश का बड़ा लीडर, वो उस देश का लीडर इस बात को कहने पे मजबूर हो गया कि टेररिज्म के खिलाफ वो उस देश को भी जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो सपोर्ट करते थे अब नहीं करते हैं। सर, नक्सलवाद जाहिर सी बात है खत्म होना चाहिए। हम देखते हैं किस तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज है डेवलपमेंट में, कहीं पर काम होता है, हॉस्पिटल बनते हैं, स्कूल बनते हैं, वहां पर नहीं होने दिया जाता है। तो क्या सर, जब हम एक तरफ देख रहे हैं कि सरकार का लक्ष्य, हमने गृह मंत्री अमित शाह को हर मंच से ये कहते सुना है कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद का खात्मा करना है, एनी हाउ, नक्सलियों से अपील की जा रही है आप हथियार छोड़िए, सरकार आपकी मदद करेगी पुनर्वास में, नहीं छोड़ते हैं तो फिर खात्मा किया जाएगा। तो क्या जब विपक्ष इस तरीके से विरोध करता है तो क्या विरोध के नाम पर विरोध किया जा रहा है, ये देखे बिना कि भाई इससे देश का ही तो भला हो रहा है, सिर्फ विरोध करना मकसद है? अब देखिए, मैं समझता हूं कि विपक्ष का जो है मुद्दाहीन हो गई है, उसके पास मुद्दा ही नहीं कोई ऐसा बचा जिसपे हमें कटघरे में खड़ा करे। विपक्ष का काम क्या है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करे। जनता के जो उम्मीदों में अगर हम खरे नहीं उतर रहे हैं तो हमें कटघरे में खड़ा करना चाहिए, और उनका अधिकार है, और हम इस बात में हमें कोई इतराज भी नहीं है कि हमें कटघरे में खड़ा किया जाए। लेकिन जब मुद्दा ही नहीं आपको मिल रहा है तो आप इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। अब ये इससे जो है लोगों में और नेगेटिविटी उनके प्रति फैलती है। अब आप देखिए, हम जिस तरह से पार्लियामेंट को चलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं पार्लियामेंट इस तरह से चले कि उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़े। जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, आज इतने सारे हमारे लोग जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स का हर सेकंड्स का पैसा जो खर्चा होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो अपोजिशन पार्टीज है, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए उनकी, एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन की तरह वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। इसलिए वो कुछ ना कुछ मुद्दे उठाते हैं और डिसरप्ट करते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में उनको देखना चाहिए कि वो डिसरप्ट करते हुए कैमरा के सामने दिखते हैं, काम करते हुए दिखना नहीं चाहते, वो डिसरप्शन करने हुए दिखना चाहते हैं। तो जनता से कहीं ना कहीं उनका नाता टूटता जा रहा है, जनता का उन पर विश्वास टूटता जा रहा है, और इसीलिए आज इस तरह के मुद्दे उठाते हैं जो जनता को कहीं ना कहीं जनता के बीच में वो मुद्दा ही नहीं रहता है। लेकिन जैसे एसआईआर का मुद्दा उठाया बिहार में, आपने देखा रिजल्ट आपके सामने, एसआईआर का कोई मुद्दा ही नहीं था। मैं जमीन पे इतने महीने तक वहां पर काम किया, लेकिन हमें कहीं इस तरह की बातें दिखती नहीं थी, जो जिसके लिए उन्होंने मीडिया में इतना हैवक क्रिएट करके रखा था, वो जनता के बीच में वो मुद्दा ही नहीं रहा। सर, एक और मैं लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी, केरल में तिरुवनंतपुरम में जो जीत हुई है बीजेपी की, 50 सीटें जो जीती हैं नगर निगम में, दक्षिण के द्वार खुल गए। कितनी इंपॉर्टेंट है ये जीत? देखिए, बहुत ऐतिहासिक जीत है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से केरल में हमने 2 सीटें पिछली बार पाई थी, ये 1 सीट पाई थी, जो केरल में हमने खाता खोला था पिछली बार, सुरेश गोपी जी जीते थे, और बहुत नजदीक तक हम पहुंच गए, इसमें हम बहुत नजदीक तक गए थे। लेकिन इस बार लगता है, इस रिजल्ट से सामने इस बात को समझ में आता है कि अब केरल में एक बड़ा चेंज आने वाला है, और चेंज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आएगा, और हम एक बार ऐतिहासिक जीत वहां पर इस बार जब भी वोट वहां पर इलेक्शन होंगे तो उसमें हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे। ये नगर निगम के रिजल्ट्स दिखाते हैं कि किस तरह से जो है हमारे वोट शेयर जो बढ़ा है, और आगे आने वाले दिनों में और मेहनत करेंगे। अच्छे लीडर्स, राजीव जी वहां पर हमारे प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट हैं,
बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उसका रिजल्ट भी हमें दिखेगा। वैसे सर वो शशि थरूर वाला क्षेत्र भी है, तो क्या ये जीत कहीं इसलिए और इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये वहां पर? नहीं, देखिए शशि थरूर जी अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम राजीव जी अपने पार्टी के काम कर रहे हैं। राजीव जी और शशि थरूर के बीच में इलेक्शन में आपने देखा था बहुत छोटा मार्जिन रहा था, ठीक है। और अब केरल जो है हमारे लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे है और मुझे लगता है कि हम उसमें कामयाब भी होंगे। बिल्कुल सर, वो नजर भी आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो Thank you मच very सर much. हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप प्लीज मंच पर ही रहे। और देखिए, आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं लगातार विकसित भारत को लेकर, और साथ ही अभी आपने सुना, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, मनरेगा का मुद्दा हो, या फिर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी पूर्णिमा मिश्रा, प्लीज एक बार मंच पर आए। साथ ही प्रीति, आप भी मंच पर आए, क्योंकि सर ने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है और उनको सम्मान देने का वक्त है। आज यहाँ पर अभी आपने सुना एसआईआर को लेकर, नक्सलवाद को लेकर, मनरेगा को लेकर, ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। उन सभी पर हमने इस सेशन के जरिए चर्चा करने की कोशिश की और विपक्ष के विरोध में कितना दम है वो समझने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना प्रीशियस टाइम